Good evening, everyone. So let's complete the revision of chapter 1, section 12, dutiable goods. Dutiable goods की definition हमने पिछले सेशन में देखी थी. Remember, dutiable goods is basically goods on which duty has not been paid. तो अगर ड्यूटी का पेमेंट हो गया देन इट इज नो मोर ड्यूटिएबल गुड्स. एंड रिमेंबर, एग्जम्प्ट गुड्स इज नॉट ए ड्यूटिएबल गुड्स. ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिमेंबर, जो कस्टम लॉ है दैट इज indirect tax law, so duty is going to be levied on what? Goods, not on person. So dutiable goods charging section. What is taxable event in custom law? Goods must be imported into or exported from India. So goods का import या export is basically taxable event. You also need to keep in mind that it is only applicable, custom duty is only applicable in case of import or export of goods. It is not applicable in case of services. अब गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, मान लीजिए आप करते हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, सो एनी डिफरेंस इज देयर? नो. सो बोथ आर going to be treated at par in case of any import or export. And what custom duty you are going to levy? You are going to levy whatever is specified in the custom tariff act 1975, जो हम लोग अगले चैप्टर के अंदर समझेंगे. So we understood that what is the taxable event? Import or export. तो taxable event हुआ, so obviously it is going to trigger custom law. उसके बाद हम लोग सेल्फ असेसमेंट करके वी आर गोइंग टू क्वांटिफाई द लाइबिलिटी. एंड इफ सेल्फ असेस ड्यूटी इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफिसर देन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी. तो ये बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट, फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, देन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट जजमेंट विच यू नीड टू रिमेंबर. गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेज यूओआई 1999 एससी. उस केस के अंदर एससी ने डिसीजन दिया दैट इन केस गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, रिमेंबर होम कंजम्पशन, और यू कैन गो फॉर वेयर हाउसिंग फर्स्ट एंड देन यू कैन गो फॉर होम कंजम्पशन. तो अगर डायरेक्टली आप मान लीजिए पोर्ट से होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हो, देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स व्हेन इट इज गोइंग टू कमेंस. तो दिस जजमेंट से इट इज गोइंग टू कमेंस व्हेन टेरिटोरियल वाटर इज बेसिकली क्रॉस. ठीक है, तो जब वो गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करता है, अब इंपोर्ट के मामले में क्या होगा? वो इंडिया की तरफ आएगा. करेक्ट, इंडिया की लैंड स्टेशन जो भी है, लैंड स्टेशन नहीं बेसिकली कस्टम स्टेशन है, उसकी तरफ वो आ रहा है. तो दिस इज गोइंग टू बी द कमेंसमेंट ऑफ इंपोर्ट. और फिर टैक्सेबल इवेंट कब रीच करेगा? तो टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच एट द टाइम व्हेन द गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड. अब काफी बार मेरे को क्वेश्चन आता है कि सर ये कस्टम बैरियर क्या है? सो बेसिकली कस्टम बैरियर इज कस्टम एरिया. तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि पोर्ट के अंदर एक कस्टम एरिया होगा. करेक्ट, तो पोर्ट के अंदर कस्टम एरिया, तो वहां कस्टम डिपार्टमेंट बैठता है. ठीक है, तो वो जब बेसिकली आपको बोल देगा कि बट गुड टू क्लियर, मतलब आपने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है, जो भी फॉर्मेलिटी जब वो कंप्लीट कर दी है, तो फिर वो क्या करेगा? भाई अपना गुड्स लेके जाओ जो आपने इंपोर्ट किया. तो टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच एट द टाइम व्हेन द गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड. सो पर्सन who is basically importer would like to go for home consumption directly, then what he is going to do? He is going to file bill of entry for home consumption. Correct, तो उसने home consumption के लिए फाइल किया, that is going to be the taxable event. Okay, अब मान लीजिए उसने पोर्ट से वेयर हाउसिंग की, पोर्ट से ही वेंट फॉर वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउस गुड्स हो गया. तो वेयर हाउस गुड्स का टैक्सेबल इवेंट कब होगा? तो किरण स्पिनिंग मिल्स वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम सेम ईयर के अंदर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. सो इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स आर सोट टू बी टेकन आउट ऑफ कस्टम एंड ब्रोट टू द मास of goods in the country, basically from warehouse you are going for home consumption. And in case of export of goods, when the goods cross the territorial waters of India, remember जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टेरिटोरियल वाटर को वो क्रॉस करते ही एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड, तो एक्सपोर्ट गुड्स इज गोइंग टू बिकम एक्सपोर्टेड गुड्स. हमने समझा था पिछले सेशन के अंदर एक्सपोर्ट गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स के बीच में डिफरेंस. सो एक्सपोर्ट गुड्स जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा वैसे ही एक्सपोर्टेड गुड्स हो जाएगा. वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं पहुंचा, दैट बिकम इमटेरियल.
दैट बिकम इमटेरियल। तो मान लीजिए आप कोई गुड्स वो भेज रहे हो यूएस के अंदर, ठीक है, यूएस को बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हो, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करता है वेसल और वो वेसल डूब जाता है, डूब जाता है। तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करके मान लीजिए यहां आके वो डूब गया, तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया? यस, वंस द गुड्स क्रॉस टेरिटोरियल वाटर 12 nautical mile, export is completed. Basically those goods became exported goods. So whatever incentive is there, the exporter is eligible for that. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेक्शन 12। अब यू पीपल आर एनीवे अवेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम कंजम्पशन एंड क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। होम कंजम्पशन फॉर व्हाट एवर पर्पज यू इंपोर्टेड द गुड्स, फॉर दैट पर्पज यू आर क्लियरिंग द गुड्स, और आपकी चॉइस है, आप पहले वेयर हाउसिंग करवा सकते हो, उसके बाद होम कंजम्पशन के लिए जा सकते हो। नाउ सेक्शन 15, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, कौन सी डेट का आप रेट ऑफ ड्यूटी, बेसिकली विच डेट यू आर गोइंग टू टेक टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। You need to keep this in mind that section 15 is not going to be applicable, and along with section 15 even section 16 is not going to be applicable to baggage and goods imported exported by post। तो अगर बैगेज या गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बाय पोस्ट कर रहे हो तो फिर आप कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे, कौन से प्रोविजन आप अप्लाई करोगे? तो दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन चैप्टर 5। अभी नहीं, इस चैप्टर के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड, ये चैप्टर 5 के लिए छोड़ते हैं, चैप्टर 5 में वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंटर फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, तो डायरेक्टली बंदा पोर्ट से होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेट? सो इफ सपोज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो मान लीजिए वेसल आ गया है, एंट्री इनवर्ट ग्रांट हो गई, उसके बाद वेसल आता है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, तो दैट इज गोइंग टू बी डेट। और अगर मान लीजिए बिल ऑफ एंट्री एडवांस में बंदा फाइल कर देता है, तो फिर क्या होगा? डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट ऑफ द वेसल, अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और द व्हीकल बाय विच द गुड्स आर इंपोर्टेड, विच एवर लेटर। यू नीड टू स्पेसिफिकली रिमेंबर कि लेटर है, अर्लियर नहीं है। तो जो भी बाद में है दैट इज गोइंग टू बी द डेट for determining the rate of duty and tariff valuation। अब मान लीजिए इंपोर्टर ने क्या किया भाई, पहले तो वेयर हाउसिंग के लिए चला गया, वेयर हाउसिंग के लिए जाने के बाद ही इज गोइंग टू गो फॉर होम कंजम्पशन, ही हैज दैट ऑप्शन। तो इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर दैट सेक्शन। तो बिल ऑफ एंट्री एक्स बॉन्ड, आपको याद है, अगर आप याद करो, जब इंपोर्टर फर्स्ट चूज करता है कि वो वेयर हाउसिंग के लिए जाएगा, तो वो क्या करेगा? ही इज गोइंग टू फाइल इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बिकॉज ही इज नीड टू सबमिट द बॉन्ड, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नीड टू बी टेकन केयर ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड लेगी। सो दैट्स व्हाई ही इज एंटरिंग इनटू द बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। अब वो जब वहां से क्लियर करवाएगा, सो ही नीड टू पे द ड्यूटी, तो दैट्स व्हाई एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक नहीं छोड़ेगी, कस्टम डिपार्टमेंट जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक ड्यूटी और जो भी बाकी का पेमेंट है वो पूरा नहीं हो गया, तो उसके बाद बॉन्ड की जरूरत नहीं होगी, तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एंड फॉर एनी अदर गुड्स सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लोज सी ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक्सपोर्ट गुड्स के मामले में गुड्स एंटर फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50, तो सेक्शन 50 सेक्शन 46 वी आर गोइंग टू रिवाइज इन चैप्टर 5। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, ऑन द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51। सो सेक्शन 51 क्या है? बेसिकली लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो एक्सपोर्टर गुड्स लेके आता है ऑफिसर के पास, ओके, तो वो डेट नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए उसने आज लेके आया, एक्सपोर्टर आज लेके आता है, लेकिन एक्सपोर्ट जो ऑफिसर है वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दूसरे दिन पास करता है, तो दैट इज गोइंग टू बी द डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्लोज ए फॉर एनी अदर गुड्स ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आपको प्रैक्टिकल सम भी करना है, तो ये एग्जांपल्स जो मैंने नीचे दिए हैं बुक के अंदर, यू शुड डू दैट। हालांकि आपने जब
पहली बार स्टडी की होगी तो ये सब किया होगा, बिकॉज नाउ वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन। सेक्शन 17 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। अब कहाँ तो जीएसटी के अंदर हमने चैप्टर 17 के अंदर जाके असेसमेंट पढ़ते हैं, और कस्टम के अंदर हम लोग पहले चैप्टर के अंदर ही असेसमेंट देख रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉमन नोट्स मत देखना, बिकॉज इट इज मोर डेंजरस, क्योंकि कस्टम लॉ एकदम अलग है और जीएसटी अलग है। जीएसटी के अंदर पीरियोडिकल असेसमेंट होता है और कस्टम के अंदर कंसाइनमेंट वाइज असेसमेंट होगा। एक एक इंपोर्ट का, एक एक एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट होगा, उसके बेसिस पे असेसमेंट होगा। तो नॉर्मली असेसमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करना है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को, दे नीड टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। हालांकि आपको अगर याद, अगर आपने चैप्टर 5 अच्छी तरह से पढ़ा है, देन स्टोर्स कैन बी वेयर हाउस विदाउट असेसमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 85। क्यों कर सकते हैं, हम लोग वापस चैप्टर 5 के अंदर रिवाइज करेंगे कि भाई बिना असेसमेंट के क्यों अपन वेयर हाउसिंग कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इज गोइंग टू सेल्फ असेस। ठीक है, उन्होंने सेल्फ असेसमेंट किया, लेकिन ऑफिसर को वो खुशी नहीं है, मतलब खुशी नहीं है, मतलब वो डाउट करता है उस असेसमेंट के ऊपर। तो he is going to verify, obviously he has power given by the custom law, so he is going to verify the entries made under section 46 basically for bill of entry import, and under section 50 which is basically for export shipping bill. And what is going to do, if he think his self assessment is not correct or he has certain doubt, what is going to do, he can go for examination or test any imported goods or export goods. उसके बाद क्या होगा, for the purpose of verification obviously he may require certain document or information, so he is going to ask कि बस मेरे को ये information document चाहिए दो, तो obviously importer exporter या दूसरा जो भी बंदा है जो basically authorized है, he is going to submit that. उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, मान लीजिए टेस्टिंग के लिए कुछ भेजा तो उसकी रिपोर्ट आ गई, then he found out that self assessment is not correct, so self assessment is not done correctly, तो जो भी importer या exporter ने self assessment किया that is not correct, so what he is going to do, then obviously he is going to reassess the duty. reassess कर लिया अब इसने, अब reassess किया तो importer या exporter को वो बोलेगा कि भाई ये मैंने reassess किया, तो importer या exporter उसको या तो accept कर लेंगे कि ठीक है भाई जो तूने किया वो सही है, हमारा सेल्फ असेसमेंट गलत है, जो तूने किया वो सही है, वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बोलता नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, देन इन दैट सिनेरियो ऑफिसर इज गोइंग टू पास स्पीकिंग ऑर्डर ऑन द रीअसेसमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री और द शिपिंग बिल एज द केस में भी। ठीक है, तो जहां इन्होंने रीअसेसमेंट पे एक्सेप्ट कर लिया वहां ठीक है, दे कंफर्म इट। जहां वो बोलते हैं कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, हु इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, देन ऑफिसर इज गोइंग टू पास स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री और द शिपिंग बिल। सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। नाउ यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। इन जीएसटी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए केवल टैक्स पेयर जाता है, ही कैन ओनली गोइंग टू रिक्वेस्ट टू ऑफिसर दैट ही वुड लाइक टू गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। लेकिन कस्टम के अंदर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर प्रॉपर ऑफिसर भी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। तो ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन द जीएसटी प्रोविजन एंड कस्टम प्रोविजन। कस्टम के अंदर दोनों तरफ से प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है, मतलब या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करे या प्रॉपर ऑफिसर खुद भी डिसाइड कर सकता है कि बॉस आई वुड लाइक टू गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। लेकिन जीएसटी के अंदर केवल टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करता है। ओके, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। तो ऑब्वियसली इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, व्हेन दे आर अनेबल टू डू द सेल्फ असेसमेंट, सो दे ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पुट इन राइटिंग दैट रिक्वेस्ट टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाएगा, व्हेन इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स ही थिंक दैट इट इज नेसेसरी फॉर केमिकल टेस्ट और एनी अदर टेस्ट, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो जिनको डॉक्यूमेंट या जो इंफॉर्मेशन देनी थी उन्होंने ऑफिसर को दे दी, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वुड लाइक टू गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो या तो वो केमिकल या अदर टेस्ट के लिए या फर्दर इंक्वायरी के लिए, या मान लीजिए इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को जो डॉक्यूमेंट देता था तो उन्होंने दिया ही नहीं, फर्निश ही नहीं किया, सो ऑब्वियसली फिर तो प्रॉपर ऑफिसर ज़्यादा चेकिंग करेगा ही करेगा। सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर they are unable to do the self assessment, so they are going to request in writing to proper officer, या proper officer को लगता है कि भाई केमिकल या अदर टेस्ट के लिए जाना चाहिए, तो इसलिए that's why he would like to go for provisional assessment, या डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो फर्निश की है इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, that's why ही वुड लाइक टू गो फॉर फर्दर इंक्वायरी, तो इसलिए वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑप्ट करता है। या फिर उन्होंने डिटेल ही फर्निश नहीं की या डॉक्यूमेंट जो देने थे वो नहीं किए, तो उस समय तो ऑब्वियसली वाजिब है ऑफिसर का प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाना। अब बिल ऑफ एंटी शिपिंग बिल फाइल करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली यस, ठीक है। अब वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए चला गया, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्वियसली ही कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन फॉर फाइनल असेसमेंट, एंड इंपोर्टर और एक्सपोर्टर उनको वो सबमिट करना पड़ेगा जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से। प्रोविजनल असेसमेंट इज अलाउड बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ऐसा नहीं कि केवल इंपोर्ट के मामले में प्रोविजनल असेसमेंट, एक्सपोर्ट के मामले में भी प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। और इसका बेनिफिट क्या है कि भाई आपका कंसाइनमेंट नहीं रुकेगा, कम से कम प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा रहा है तो मतलब कम से कम आपका कंसाइनमेंट तो क्लियर हो जाएगा, बाद में जो भी फाइनल असेसमेंट होगा उस हिसाब से लेनी देनी होगी। तो फाइनल असेसमेंट हुआ, उसके बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो के अंदर तो बेसिकली जो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसमें ड्यूटी जो एसेस की गई वो कम की गई, तो एडिशनल ड्यूटी का ऑब्वियसली पेमेंट करना पड़ेगा। सो एडिशनल ड्यूटी का पेमेंट बंदा करेगा और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब ये याद रखना आपको खास तौर पे जीएसटी के साथ में कि यहाँ जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, पहली बात वो 15% पर एनम के रेट से होगा, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए हम लोग डीएच कहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वाज मेड। तो मान लीजिए अगर प्रोविजनल असेसमेंट 30 अप्रैल को हुआ, 30 अप्रैल को हुआ, और फाइनल असेसमेंट के बाद जो पेमेंट हुआ वो 30 मई को हुआ, तो हम लोग 30 अप्रैल से 30 मई तक काउंट करेंगे नहीं, वी आर गोइंग टू काउंट डेज फ्रॉम 1 अप्रैल। रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वाज मेड, तो 30 अप्रैल को हुआ, लेकिन टैक्स पेयर मतलब बेसिकली इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 मई। ओके, लेकिन जीएसटी के मामले में क्या है, फ्रॉम ड्यू डेट। तो डिफ्रेंशिएट करना, जीएसटी के मामले में फ्रॉम ड्यू डेट है, लेकिन यहां फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। और प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ करेगा तो वो ऑब्वियसली वो बॉन्ड लेगा, सिक्योरिटी हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट लेगा कि नहीं लेगा, तो कस्टम डिपार्टमेंट भी लेता है। और अगर वो वेयर हाउस गुड्स है, अगर वेयर हाउस गुड्स है तो इंपोर्टर को बोलेगा भाई एग्जीक्यूट करो बॉन्ड बाइंडिंग हिमसेल्फ इन सम इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द एक्सेस ड्यूटी। और मान लीजिए कि रिफंड निकलता है फाइनल असेसमेंट के बाद, तो इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए ना, तो एसएससी को तो कम ही मिलेगा, 6% मिलेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द फाइनलाइजेशन और ओनली आफ्टर टेस्टिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। सो कस्टम लॉ भी इनडायरेक्ट टैक्स है, so obviously principle of unjust enrichment is applicable। अब इसके अंदर एक रेगुलेशन है जो जिसमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है, सो यू नीड टू गो थ्रू दैट। तो इसमें आप क्या करना, हाईलाइट कर लेना, दैट्स ऑल, ओके, नो नीड टू फोकस मोर ऑन दिस टाइम फ्रेम। तो जैसे प्रॉपर ऑफिसर सेल विद इन द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कि भाई उसको क्या इन्फॉर्मेशन है सब चाहिए, और फिर कितने दिन में वो रिप्लाई देंगे। ओके, तो ये सब इसमें टाइम फ्रेम दिए हुए। देन सेक्शन 99A कस्टम ऑडिट। पहले ऑडिट का प्रोविजन नहीं था कस्टम लॉ के अंदर, लेटर ऑन इट वाज इंसर्टेड इन कस्टम
लो। तो कस्टम ऑडिट बेसिकली सबसे पहली बात तो हम लोग बोलते हैं कि ऑडिट किसकी होनी चाहिए, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की। तो यहाँ जो ऑडिट की डेफिनेशन है वो पहले समझते हैं। ऑडिट इज डिफाइंड इन दिस सेक्शन टू इंक्लूड नॉट ओनली द प्रिंसिपल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बट आल्सो पर्सन कंसर्निंग themselves with dealing with goods attracting section 12 of custom act। तो डीलिंग इन गुड्स तो डीलिंग इन गुड्स केवल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर नहीं करता, उसके अलावा जो क्लियरिंग एजेंट ये सब होते हैं वो भी जो डील करते हैं गुड्स के अंदर, करेक्ट, तो वो भी ऑडिट ही हो गए, वो भी ऑडिट ही हो गए। इसके अलावा जो लाइसेंसी पे वेयर हाउस है, मतलब जो भी गुड्स के साथ डील कर रहा है, जो भी गुड्स को हैंडल कर रहा है, चाहे वो क्लियरिंग एजेंट ऑफ फॉरवर्डिंग, स्टॉकिंग, कैरिंग, सेलिंग और परचेजिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट को टू ड्यूटी गुड्स, तो जो इनडायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व है, या जो लाइसेंस है वेयर हाउस का, वो भी शामिल हो गए। तो नॉर्मली हम लोग जैसे बोलते हैं अरे भैया ऑडिट होगी, तो हमको लगता है केवल एसएससी की होगी, और एसएससी यहाँ कौन है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ही है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग भी जो गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं, बेसिकली जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं, वो ऑडिट ही, यानी उनकी भी ऑडिट हो सकती है। तो ऑडिट को क्या करना है भाई साहब, पहले तो 5 साल तक रिकॉर्ड रखना है, एंड इट इज गोइंग टू बी रिस्क बेस्ड असेसमेंट। रिस्क बेस्ड असेसमेंट बहुत सिंपल है भाई, मटेरिटी लेवल देखोगे कि नहीं देखोगे, ओके, कि कितनी गवर्नमेंट को रिस्क है उसके बेसिस पे असेसमेंट होगा, ठीक है। ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर हु विल इंटीमेट 15 डेज इन एडवांस फॉर शेड्यूल विजिट। तो डायरेक्टली नहीं टपकेगा, बाकायदा नोटिस वोटिस भेजेगा कि भैया ठीक है 15 दिन का मैं नोटिस देता हूँ, मैं तेरे इधर प्रीमाइसेस के अंदर ऑडिट करने आऊंगा। Based on the finding, auditee may accept the liability and voluntarily discharge the duty, interest and penalty as applicable। हम लोग बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो फाइंडिंग्स होगी इधर। तो सीए तो बेचारा ऑब्जर्व करता है, डिसीजन तो नहीं दे सकता, वो तो अपने रिपोर्ट में लिख देगा, लेकिन ये तो ऑफिसर्स है, तो ये बोलेंगे फाइंडिंग पे डेज, तूने कम पे किया है, तो बंदा क्या करेगा, चुपचाप या तो पे कर देगा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ। अब सबसे अच्छी बात है कि आजकल टैक्स डिपार्टमेंट में मानने लग गया कि वो लोग एक्सपर्ट नहीं है सब एरिया में। पहले गवर्नमेंट हमेशा बोलती थी वी आर एक्सपर्ट इन ऑल द एरिया, लेकिन अब वो मानने लग गए कि वो एक्सपर्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट कैन बी अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट, जैसे सीए, सीएमए या आईटी प्रोफेशनल, विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम। और इस रेगुलेशन का अगर मान लो कोई वायलेशन करता तो ₹50,000 पेनल्टी कैन बी लेविड। अब ऑडिट इधर दो तरह की है, एक तो है ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट एंड अनदर वन इज प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट। तो ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट वेरी सिंपल, जैसा सबसे ही मालूम चल रहा है, अपने को टर्म से मालूम चल रहा है कि ट्रांजेक्शन का ऑडिट करना। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रांजेक्शन ऑडिट करते समय इन लोग को कुछ फाइंडिंग हो, मतलब कुछ मिला हो, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट। अब प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट में क्या होगा कि भाई जो भी मान लीजिए प्रीमाइसेस के अंदर, बेसिकली मान लीजिए एक पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसके बेसिस पे सारे रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ चेक किया जाएगा, ओके। देन सेक्शन 19 डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी वेयर गुड्स कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी। हम लोग ने सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में क्या डिस्कस किया था, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो उसी तरह का ये है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, उसी तरह का मतलब वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा अलग से, थोड़ा अलग से, मतलब हम लोग सेम कंसेप्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा अलग से है। इसमें बहुत सिंपल है कि भाई जो क्वांटिटी के रेफरेंस में जहां ड्यूटी लेविएबल होगी, कि मतलब 100 kg के ऊपर पर केजी ये है क्वांटिटी के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे ड्यूटी लेवी होनी चाहिए। इफ सपोज इट इज रेफरेंस टू द वैल्यू rather than quantity, if it is reference with the value, then अगर suppose there are different type of articles but everything is chargeable to same rate, तो फिर confusion क्या है, तो सेम रेट पे लगा दो, ठीक है। वैल्यू पे है लेकिन मान लो डिफरेंट आर्टिकल है लेकिन टैक्स रेट या ड्यूटी रेट सेम है, तो वो लेवी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिफरेंट रेट है तो मिक्स सप्लाई में हम लोग क्या लेते हैं, मिक्स सप्लाई में क्या लेते हैं, याद करो हाईएस्ट, तो यहां भी हाईएस्ट ऑफ सच रेट। आर्टिकल नॉट लायबल टू ड्यूटी शैल बी लायबल चार्जेबल टू ड्यूटी एट द रेट एट विच आर्टिकल लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू आर लायबल अंडर क्लोज बी।
तो मिक्स सप्लाई के अंदर मान लो एक आइटम एग्जाम्प्ट है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते, कि लगाते ना, कि हाईएस्ट जो भी टैक्स रेट है वो लगाते हैं। तो यह बोल रहा है कि बस नॉट लायबल टू ड्यूटी, उसके ऊपर भी लगा दो तुम लोग तो। लेकिन किंतु परंतु एसेसरी और स्पेयर पार्ट या मेंटेनेंस या रिपेयर इंप्लीमेंट है, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो then it is going to be chargeable at the same rate of duty at that article if it satisfies the condition. Any importer produce evidence to the satisfaction of the proper officer or the evidence is available regarding the value of any of such article liable to different rate of duty, तो वो evidence दे देता है, then it is going to be chargeable at different rate of duty. तो highest tax rate, highest duty rate नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए बेचारा एसएससी आता है, इंपोर्टर आता है और एविडेंस दे देता है कि भाई इसके लिए, इसके ऊपर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो फिर डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगी। यहाँ जीएसटी की तरह हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन नहीं है, यहाँ प्रॉपर ऑफिसर को आप कन्विंस कर सकते हो। जीएसटी में तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि मिक्स सप्लाई के अंदर आप आके बोलोगे कि ये रेट ऑफ ड्यूटी अलग है, ये रेट ऑफ ड्यूटी अलग है। नहीं, आप सप्लाई अलग अलग कर दो, सिंगल प्राइस मत चार्ज करो, करेक्ट। सिंगल प्राइस ही होती है मिक्स सप्लाई, करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या इंपोर्टर अगर एविडेंस दे देता है और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो हाईएस्ट टैक्स रेट नहीं लग के, हाईएस्ट ड्यूटी रेट नहीं लग के, अलग अलग लग जाएगा। फिर सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 क्या है, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन है। एक तो इसमें आपको यह याद रखना कि री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस मामले में, ठीक है, गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड एंड री इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, तो ये क्या केस ऑफ री इम्पोर्ट। अब यहां मैंने क्या लिखा, बीसीडी आईजीएसटी एंड जीएसटी इज एग्जम्प्ट एंड फॉलोइंग सम इज पेबल, तो ये एग्जम्प्ट है, क्या पेबल है वो यहां डाला हुआ है। तो पहले आप हेडिंग पढ़ लिया करो। तो काफी मैंने देखा स्टूडेंट हेडिंग ही नहीं देखते। जो मेरे स्टूडेंट है जो इन्होंने क्लासेस लिए उनको तो मालूम है, लेकिन बाकी स्टूडेंट हेडिंग देखे बिना ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज एग्जाम, तो क्या पेबल है वो नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो भाई गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड एंड रीइंपोर्टेड इन इंडिया फॉर रिपेयर्स और रिकंडीशन अदर देन द स्पेसिफाइड गुड्स, तो आपने गुड्स बेचा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए आप री इम्पोर्ट कर रहे हो, तो री इम्पोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ठीक करोगे, वापस भेज दोगे, ठीक है, वापस भेज दोगे। हो सकता है आपको वारंटी के अंदर क्लेम लेना हो, ठीक है, वारंटी दी आपने तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो टाइम लिमिट क्या है फॉर री इम्पोर्टेशन, विद इन 3 years एंड 10 years इन केस ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो ड्यूटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट, कब एग्जम्प्ट होगी, इफ सच गुड्स आर री एक्सपोर्टेड विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ री इम्पोर्ट एक्सटेंशन अप टू 6 months अलाउड बाय कमिश्नर और प्रिंसिपल। सो 6 + 6 हो सकता है 12 month, इसको वापस आप क्या रिपेयरिंग के लिए मंगा रहे हो मान लो, तो रिपेयरिंग करके वापस भेज दो। एसी एंड डीसी इज सेटिस्फाई अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ सच गुड्स, तो बेसिकली जो गुड्स आपने मंगाया है, इंपोर्ट किया, वो ही वापस भेज रहे हो, दूसरा नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि इसके पीछे आपका इंटेंशन कुछ अलग हो, इसलिए ये कंडीशन डाली गई। द इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, जिससे कि जो रेवेन्यू है उसको सिक्योरिटी मिले, करेक्ट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो नो नीड टू पे एनी ड्यूटी, ड्यूटी इज एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर मान लीजिए रीप्रोसेसिंग, रीफाइनिंग और रीमेकिंग के लिए है तो विद इन 1 year, ओके। कमिश्नर ऑफ कस्टम एसीडीसी इफ दे आर सेटिस्फाई कि बस कुछ लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ऑपरेशन तो दैट्स ओके, बट दे आर सेटिस्फाई एंड द एग्जम्पशन इज अवेलेबल इवन इफ क्वांटिटी री इम्पोर्टेड इज शॉर्ट और लो इन क्वांटिटी एज लॉन्ग एज नेचर एंड वेराइटी ऑफ गुड्स इज सेम। उसके बाद ये दूसरा है, गुड्स री इम्पोर्टेड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू री मैन्युफैक्चरिंग और रीप्रोसेसिंग थ्रू मेल्टिंग, रीसाइक्लिंग और रीकास्टिंग अब्रॉड। तो इस मामले में टाइम पीरियड है विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट प्लस 2 years एक्सटेंशन। इफ गुड्स अंडर फॉलोइंग बेनिफिट क्लेमिंग ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ कस्टम और सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज और एसजीएसटी, तो जो भी अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ कस्टम और सेंट्रल स्टेट एक्साइज ड्यूटी और आईजीएसटी उसका पेमेंट कर दो। अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का पेमेंट कर दो। तो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी नॉट पेड, नाउ पे दैट।
अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम जैसे डीईएसी एडवांस ऑथराइजेशन या डीएफआईए या ईपीसीजी के अंदर, तो only for C, this is only for C, in 1 year from export 1 year extension is allowed. So amount of IGST and GST compensation is leviable at time and place of import. अब मान लीजिए री इम्पोर्ट ऑफ एनी अदर गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए आपने जर्मनी से खरीदा, वो खराब हो गया, तो आपने उसको तो बेसिकली क्या किया कि आपने उसको रिपेयर के लिए एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो रिपेयर होके वापस आ जाता है। तो उस मामले में क्या होगा, वो हो सकता है वो रिपेयर फ्री हो या रिपेयर की कॉस्ट लगी हो, सो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर लेना पड़ेगा। अगर मान लो फ्री है तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज एंड रिपेयर, सच कॉस्ट इंक्लूडेबल इवन इफ नॉट एक्चुअली इनकर्ड। मान लीजिए वारंटी का क्लेम है, तो जो जिससे आपने खरीदा है वो आपसे पैसा ले नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस बोथ वे। ओके, तो ये ऐड करके हमको वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट दी हुई हो, ड्यूटी रेट दी हुई हो, बेसिकली उसके बेसिस पे आप ये वैल्यू लेके उसका कैलकुलेशन आपको करना है। री इम्पोर्ट ऑफ एनी अदर एक्सपोर्टेड गुड्स नील। ये जो है गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अर्लियर फॉर एग्जीबिशन, ये हमने चैप्टर 14 के अंदर जीएसटी के अंदर देखा है। ठीक है, तो जो आप एक्सपोर्ट करते हो बेसिकली फॉर एग्जीबिशन, तो वो सप्लाई नहीं है, इसलिए जीरो रेटेड का सवाल ही नहीं उठता। तो जो जीएसटी के अंदर नोटिफिकेशन इशू किया है उसको कॉपी पेस्ट करके इधर डाला गया। अब क्योंकि इंपोर्ट के मामले में गुड्स है तो ऑब्वियसली कस्टम लॉ एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए जो आईजीएसटी में जो हमने पढ़ा बेसिकली वो यहाँ कॉपी पेस्ट करके कस्टम का नोटिफिकेशन इशू किया है कि भाई उसको हम लोग कहाँ डालेंगे।